गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दिव्या जीएस एकेडमी पर हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमित प्रियदर्शी और मैं आपके सामने लेकर आया हूं मॉडर्न इंडिया के अंडर में मराठों का इतिहास। हम मॉडर्न इंडिया पढ़ना शुरू कर दिए थे, हमारा लेक्चर पीछे में है प्लेलिस्ट में। आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहाँ पे शुरू से देखिए, बिल्कुल ही बेस से। और हम पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं धीरे धीरे करके। आप इतिहास के अगर विद्यार्थी हैं या प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, आपके लिए बहुत ही लाभदायक ये पूरा का पूरा लेक्चर है। तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ रहे थे और पूरा चलते चलते मतलब कैसे यूरोपियन सेटल किए, कैसे पुर्तगाली बाहर हुए, डच बाहर हुए, डेनिश बाहर हुए, फिर धीरे धीरे फ्रेंच बाहर हुए। वहां से कहानी चलते चलते अब फिर पलासी वगैरह भी हम लोगों ने देख लिया, कर्नाटक वार, पलासी वार, ये सब हमने देख लिया और अब हम मराठों तक पहुंचे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं हमारा सिलेबस कैसा होता है, हमारा सिलेबस होलिस्टिक पूरा का पूरा तैयार करवाता है। मराठा है तो पूरा मराठा हम पढ़ेंगे। ठीक, तो आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा एक ये देख लीजिए, हमारे जो पढ़ाने का यूनिक स्टाइल है उसके साथ आप अपने आप को मैच कीजिए, आपको भी मजा आएगा। आज हम एक बहुत जबरदस्त हीरो की कहानी पढ़ेंगे। यूं तो हीरोज की सीरीज की कहानी पढ़ेंगे। आज मराठा तो बिल्कुल बिल्कुल नायकों की पूरी श्रृंखला है। तो आज हम जिस महानायक से कहानी शुरू करेंगे वो है शिवाजी। लेकिन थोड़ा सा और देखते हैं इनके साथ, शिवाजी के नायकत्व को थोड़ा देखते हैं, शुरू से थोड़ा देखते हैं। थोड़ा पैसेंस बना के रखिएगा, फिर आप कहानी से कनेक्ट हो पाइएगा। आपके सामने जो नाम लिखे हुए हैं वे भारत के कुछ प्रतिनिधि नायकों के नाम हैं। आप इसमें बहुत सारे नाम जोड़ सकते हैं। यूं तो भारत माता ने कई फूल दिए, कई फूल पैदा किए, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे नायक, ऐसे महानायक पैदा हुए जो हर डिस्प्यूट, हर विवाद, हर वाद विवाद से ऊपर थे। हीरोज तो बहुत थे, हीरोज की तो पूरी लिस्ट है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हीरोज हैं जिन पर पक्ष विपक्ष नहीं होता, जो संपूर्ण भारत के लिए, यूं कहिए कि हर किसी के लिए अपने हैं, हर किसी को बिना किसी विवाद के, बिना किसी तर्क के, हर किसी के दिलों में समाये हुए हैं। उन्हीं में से कुछ नाम हैं, आप इनमें जोड़ सकते हैं। समझ रहे हैं? बहुत सारे हीरोज के आप नाम लीजिएगा, मैं पर्सनली नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बहुत सारे महानायक और नायक हैं। जनता दोनों खेमों में रहती है, लोग दोनों खेमों में रहते हैं, एक उनके समर्थक, दूसरे उनके विरोधी, लेकिन ये वो नाम हैं। और ये मैंने कहा प्रतिनिधि नाम है, इनमें और लिस्ट जुड़ सकता है, लेकिन प्रतिनिधि नाम मैंने लिया। कर्ण, चंद्रगुप्त मौर्य, महाराणा प्रताप, शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस और अभी अभी अब्दुल कलाम। मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिला जो सुभाष चंद्र बोस को क्रिटिसाइज कर रहा हो, आज तक मुझे तो कोई नहीं मिला। वैसे तो मैं उनकी बात नहीं करूंगा जो अपने पिता को भी गाली देते हैं,
वो एक्सेप्शनल लोगों की बात मैं नहीं करता हूँ, मैं उनकी बात करता हूँ, सेंसिबल लोगों की बात करता हूँ, जो बिल्कुल चीज़ों को समझते हैं, जिनके पास तर्क है। और जिनके पास तर्क है वो तर्क वितर्क करते हैं हर पक्ष पर, हर नायक पर। लेकिन ये वो नायक है। आपने कभी सुभाष चंद्र बोस के विपक्ष में किसी को बोलते सुना है? आपने कभी महाराणा प्रताप के विपक्ष में? ये हमारे आइडियल्स हैं, असली आइडियल्स हैं, ये हमारे असली हीरोज हैं। आजकल तो हीरो की मतलब हीरो एक ऐसा नाम हो गया है जिसको विकृत कर दिया गया है। आज जो आप हीरो कहते हैं वो हीरो नहीं है, गुटखा बेचने वाले वो हीरो नहीं है। हीरो वो हैं जो पब्लिक लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में एक से हो। हीरो वो नहीं है जो अपने पर्सनल लाइफ मतलब दो चेहरा लेकर चलते हो, पर्सनल लाइफ में कोई और, पब्लिक लाइफ में कोई और। ये वो हीरोज हैं जो हैं तो ऐसे ही हैं। और इनमें से शिवाजी, जिनको आज हम पढ़ेंगे, अद्भुत, महान, महान शिवाजी। महान शब्द यूं तो भारत में ऐसे ऐसे लोगों से जुड़ के साथ जोड़ दिया गया, अकबर महान और अशोक महान। दिल्ली पे राज करने वालों को महान कहना ज्यादा उचित होगा या दिलों पे राज करने वालों को महान कहना ज्यादा उचित होगा? इस प्रश्न पे जरा आप गौर फरमाइएगा। तो मैं तो शिवाजी को महान कहूंगा, महाराणा प्रताप को महान कहूंगा। हमारे आइडियल तो ये होने चाहिए। आपका आइडियल ही आपको महान बनाता है। आप किसको आइडियल बनाते हैं ये आपका भविष्य तय करता है। शिवाजी मतलब क्या? शिवाजी मतलब साहस। शिवाजी मतलब क्या? शिवाजी मतलब कूटनीति। शिवाजी मतलब क्या? शिवाजी मतलब कृष्ण नीति। शिवाजी को हराने के लिए हर हथकंडे अपनाए गए, धोखे का, साजिश का, षड्यंत्र का, लेकिन कभी किसी ने शिवाजी को हराया नहीं। हाँ, कुछ दिनों के लिए बंदी बनाया और भी चीजें की, लेकिन किसी ने हराया नहीं। ये थे शिवाजी। अगर शिवाजी तराइन के युद्ध में होते तो भारत कभी विदेशी आक्रांताओं के चंगुल में फंसता नहीं, क्योंकि शिवाजी को यह पता है कृष्ण नीति। जिसको कृष्ण नीति पता है वो कभी हार नहीं सकता। समझ रहे हैं? तो शिवाजी पृथ्वीराज चौहान के स्थान पे होते तो मोहम्मद गोरी से इतनी आसानी से नहीं हारने वाले थे। आज हम यही शिवाजी की कहानी पढ़ने वाले हैं। आधुनिक भारत के सबसे महान, मैं आधुनिक ही भारत कहूंगा क्योंकि शिवाजी आधुनिक भारत के, आधुनिक भारत में सबसे बड़े, इस शब्द को याद रखिएगा, सबसे मजबूत, आधुनिक भारत में सबसे मजबूत साम्राज्य की नींव रखने वाले थे, व्यक्ति थे। सबसे मजबूत साम्राज्य की नींव रखने वाले। तो मैं तो यही कहूंगा कि शिवाजी आधुनिक भारत के सबसे महान व्यक्ति हैं, महानतम व्यक्तियों में एक है। अब मराठाओं का इतिहास हम पढ़ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन आपको हमारा करिकुलम याद है कि हम अगर कर्नाटक पढ़ते हैं तो पूरा कर्नाटक पढ़ते हैं, उस ऊपर से लेकर नीचे। बंगाल पढ़ते हैं तो पूरा बंगाल पढ़ते हैं। वैसे मराठा क्या है? अब शिवाजी को पढ़ाया जाता है मध्यकालीन भारत में। उसके बाद फिर ये आते हैं अपने पानीपत 3 का युद्ध 1761 में, उनको पढ़ाया जाता है अंग्रेजों से पहले। फिर अंग्रेजों की साजिश होती है। तो ये 3, पहले तो किताब बदलती है, चैप्टर बदलता है अलग अलग, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एक साथ पढ़ेंगे। हम यहां पे क्या पढ़ेंगे? शिवाजी से शुरू करेंगे और कहां तक आएंगे? शिवाजी से शुरू करके कहां तक आएंगे? शिवाजी से शुरू करके नाना साहब तक आएंगे। ये हमारा करिकुलम होगा। नाना साहब आपको याद होगा, 1857 की क्रांति, पूरा मराठा पढ़ेंगे। और शिवाजी के बारे में तो आपको प्रदीप की वो लाइनें याद होगी कि देखो मुल्क मराठों का, यह यहां शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था,
हर पत्थर पे आग लगी थी, हर पर्वत एक शोला था, हर पर्वत पे आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने भी रख ली लाज हमारे शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। जागृति मूवी की का यह कवि प्रदीप का लिखा हुआ जो है वो है हमारे शिवाजी। तो यहां से शुरू करते हैं, ये नोट्स आप लिख लीजिएगा कि मध्यकालीन और आधुनिक भारत के उत्कर्ष के समय एक साम्राज्य जो भारत की मिट्टी से उठ खड़ा हुआ, सबसे बड़ा और सबसे मजबूत साम्राज्य वो है मराठा साम्राज्य, जिसे पहला आधुनिक भारत का पहला देसी साम्राज्य बोला जाए तो गलत नहीं होगा। अब आते हैं हम शिवाजी पे। शिवाजी के ये कुछ फैक्ट्स हैं जो किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, वन लाइनर। जैसे पिता का नाम शाहजी भोसले, जो पूना के जागीरदार थे और जो बीजापुर सल्तनत का हिस्सा था। पूना का जो के जागीरदार थे और बीजापुर सल्तनत का हिस्सा था। इनकी माता का नाम जीजाबाई, बहुत ही फेमस है और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और गुरु रामदास, ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही 1647 में शिवाजी पहली बार पूना को संभाले, मतलब शिवाजी को बनाया गया जागीरदार, और तभी से उन्होंने एक बड़े छत्रपति होने का संकेत दे दिया था। उसके बाद उन्होंने तोरण का किला जीतकर यह आरंभ भी कर दिया, यानी एक बड़े छत्रपति बनने का आरंभ उन्होंने। पहला किला कौन सा जीता? तोरण का। और उसके बाद तो किला पर किला, किला पर किला, समझ रहे हैं? पुरंदर का किला, कोंडना का किला, ये सब आप लिख लीजिएगा। उसके बाद चकना का किला, फिर सूपा का किला, फिर बारायती का किला, फिर इंदापुर का किला, फिर कल्याण का किला, आदि 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 बहुत सारे किले शिवाजी जीतते गए, समझ रहे हैं? यहां पे हम सिर्फ महत्वपूर्ण चीजों को रखेंगे, ठीक। शिवाजी की बढ़ती हुई ताकत देकर बीजापुर का सुल्तान आदिल, अब चूंकि बीजापुर के अंदर में थे वो जागीरदार, तो उसका सुल्तान आदिल शाह दो उन्हें धोखे से मारने के लिए अफजल खान को भेजा, जो शिवाजी को फिल्मी स्टाइल में मारने की कोशिश किया, लेकिन शिवाजी ने उससे ही फिल्मी स्टाइल में बाघ नख का पंजा, जो बहुत ही फेमस है शिवाजी की कहानी। अगर मैं शिवाजी पर ही एक पूरा वीडियो बनाऊं तो 1 घंटे का वो बन जाएगा, इसलिए मैं महत्वपूर्ण फैक्ट रखता हूं। क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि बाघ, अभी करंट अफेयर में भी था कि बाघ नख ब्रिटेन से भारत आ रहा है, समझ रहे हैं? जो शिवाजी का बाघ नख है वो ब्रिटेन वाले लेके भाग गए थे, वो फिर भारत आ रहा है, तो वो इंपोर्टेंट हो जाता है। तो हो सकता है पूछ दे कि उससे किसको मारा था, तो अफजल खान को मारा था, समझ रहे हैं? इसके बाद बीजापुर के सुल्तान ने उन पर हमला कर दिया। पहले साजिश से मारने की कोशिश की, नहीं मार पाया तो हमला कर दिया, और प्रतापगढ़ का युद्ध हुआ। और प्रतापगढ़ की युद्ध में शिवाजी ने पहली बार सबसे बड़ा युद्ध जीता, समझ रहे हैं? और ये युद्ध तो बहुत ही अद्भुत है। इसमें उसने कैसे अफजल, ये जो था अफजल शाह जिसने अटैक किया था, उसके बेटे को शिवाजी ने प्राणदान दिया, और उसके बाद फिर वो, मतलब इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैंने लिख भी दिया है। तो मैं शिवाजी, सिर्फ शिवाजी पर एक वीडियो बनाऊंगा, समझ रहे हैं? क्योंकि मैं कहा ना, शिवाजी पर ही सिर्फ पढ़ाने लगूं तो 1 घंटा उसमें निकल जाएगा। हम यहाँ पे सिर्फ एग्जाम के पर्पस व्यू से, और हम पहुंचना चाह रहे हैं कहाँ? आंग्ल मराठा युद्ध पर। हमको पढ़ना वही है, अंग्रेजों के बाद तो आंग्ल मराठा युद्ध ही पढ़ना है। आइए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब दक्षिण भारत का वायसराय बना, तो शुरू में उसने शिवाजी के साथ अच्छा संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन आप जानते हैं औरंगजेब कान भरने वाले लोगों से घिरा रहता था। औरंगजेब को हम पढ़ेंगे, औरंगजेब की बात आई है, औरंगजेब को भी हम पढ़ेंगे जब 18वीं शताब्दी पढ़ेंगे। औरंगजेब, बस इतना समझ लीजिए कि औरंगजेब अपने आसपास गलत लोगों से घिरा रहता था। और हमेशा याद रखिए, आप कोई बड़ा राजा, बड़ा व्यवसायी, मतलब बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून के कोई बहुत बड़े हीरो, या कुछ इस तरह का काम करना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, अपने आसपास के सराउंडिंग्स पर ध्यान दीजिए। 2 तरह के लोग नहीं होने चाहिए, एक भड़काने वाले और दूसरे चापलूसी करने वाले। इस तरह के 2 लोग अगर आपके आसपास हैं
तो आप उस क्षेत्र में सफल नहीं हो पाएंगे। औरंगजेब के साथ यही प्रॉब्लम था, इनके आसपास कट्टर लोग भरे पड़े थे और उस्काने वाले, ए शिवाजी को, अरे शिवाजी ऐसे, अरे, यही अकबर के आसपास नहीं था। इसलिए आप देखिए कि अकबर को जिताने वाले बैरम खान को भी अकबर ने हटा दिया था, क्योंकि बैरम खान उकसाने वाला व्यक्ति था। वैसे अकबर अपने आसपास से वैसे लोगों को हटाता जाता था और सामंजस्य बनाने वाले लोगों को अपने पास लाता था। इसलिए अकबर ने नींव रखी और इसने नींव तोड़ी। मैं बार बार यही कहता हूं। और उसके बाद मुगल साम्राज्य का जब पतन देखेंगे तब उसमें अच्छी तरह से देखेंगे कि किस तरह से तोड़ी। ठीक, तो शुरू में उसने शिवाजी के साथ अच्छा संबंध रखने की कोशिश की, लेकिन औरंगजेब की बेवकूफी के कारण यह रिश्ता बन नहीं सका और शिवाजी औरंगजेब में एक लंबा संघर्ष चला। औरंगजेब कभी शिवाजी को हरा नहीं पाया, ये बात आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक, औरंगजेब शाहिस्ता खान को भेजा। अब एक नाम और आया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर राजपूत राजा जयसिंह को भेजा, लेकिन वो शिवाजी को हरा नहीं पाया। कंस की कहानी पढ़े है ना, कंस कभी पुतना को भेज रहा है, कभी बकासुर, कभी ढकासुर, कभी लकासुर, लेकिन कृष्ण को मारना इतना आसान थोड़े है। और उनको जो कृष्ण की नीति जानते हो, वही हाल है, अलग अलग लोगों को भेज रहा है, लेकिन इतना आसान थोड़े है। फिर पुरंदर की संधि हुई, बहुत महत्वपूर्ण संधि, एकदम नोट डाउन करने वाली। पुरंदर की संधि हुई और शिवाजी को बुलवा कर उसने कहा, शिवाजी को बुलवा कर उसने आगरा के किले में धोखे से नजरबंद कर दिया। लेकिन वहां से फिर शिवाजी हीरो की तरह निकल गए। समझ रहे हैं? संभाजी के साथ, अपने बेटे संभाजी के साथ भाग निकले। ऐसे हर महान पुरुष के साथ होता है। मैंने सुभाष चंद्र बोस का नाम यूं ही नहीं लिखा था, कोई इंसिडेंट नहीं था। सुभाष चंद्र बोस को भी नजरबंद कर लिया गया। जब सुभाष चंद्र बोस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस को भी नजरबंद कर लिया गया और अंग्रेजों के आंख के नीचे से निकल गए और अफगानिस्तान होते हुए, रसिया होते हुए जर्मनी पहुंचते हैं शिवाजी। मैंने आपको वही कहा, जिनको पता है कि नीतियां, कूटनीतियां कैसे चली जाती है, उनको तुम हरा नहीं पाओगे। छल करोगे, धोखा करोगे, कपट करोगे, हरा नहीं पाओगे। अंत में थक कर औरंगजेब को अक्ल आई और उसने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की, लेकिन बहुत समय हो गया था। उसके बाद 1674 में ये शिवाजी का अंत, मतलब आखिरी समय चल रहा है। एक लंबे संघर्ष और आंतरिक कलह के बाद उन्हें क्या बना दिया गया? मराठा साम्राज्य का राजा बनाया गया। घर में भी कलह होता है, आगे हम देखेंगे। दुश्मन पहले राजा बनाता है, घर वाले बाद में राजा बनाते हैं। समझ रहे हो? ये हमारे भारतीय समाज की नीति है। इसलिए कहा जाता है कि जो विदेश से सर्टिफिकेट लेकर आता है उसका यहाँ पे ज्यादा सम्मान होता है। दुश्मन पहले आपको राजा बनाएगा, फिर घर वाले तो राजा बना ही लेंगे। महात्मा गांधी को देखिए, उनको दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के साथ जब वो लड़े, तब भारत के लोगों को अकल ठिकाने आई कि ये महात्मा गांधी हैं। नहीं तो उनको तो क्रिटिसाइज किया जाता था, वकालत चल नहीं रही थी और बहुत सारी चीजें थी उनके साथ, नंबर कम थे, हैंडराइटिंग अच्छा नहीं था, हर जगह क्रिटिसिज्म। लेकिन जब वो दक्षिण भारत में सफल होकर, दक्षिण अफ्रीका में सफल होकर आए, तब उन्हें भारत में भी दोनों हाथ फैलाकर स्वागत, दोनों हाथ फैलाकर, हर किसी के साथ होगा। समझ रहे हैं? जिनको हिंदवी स्वराज कहा गया। और इनकी ताजपोशी कहां हुई, ये भी याद रखिएगा, रायगढ़ के किले में। कहां ताजपोशी हुई? रायगढ़ के किले में। और ये सब कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे उनको शककर्ता ना उपाधि कौन कौन सी दी गई, ये देखिएगा। शककर्ता दी गई, जिसको कहते हैं नए एरा, जो नया नया एरा, शक एरा, और ये सब हम लोग प्राचीन भारत में देखे थे, विक्रम संवत। और फिर हम प्राचीन भारत पढ़ेंगे, फिर देखेंगे। छत्रपति, ये भी इनको दिया गया। ये हैदव, धर्मोधारण, ये सब इनको दिया गया।
इसके पश्चात शिवाजी ने अपने घोड़े के टाप से संपूर्ण दक्षिण भारत को रौंद दिया। समझ रहे हैं? शिवाजी पर थोड़ा सा एक और याद रखिएगा कि भूषण जो थे, भूषण की कविताएं जो थे वो शिवाजी पर है, ये इनके राजकवि। तो शिवाजी पर इन्होंने कविताएं लिखी है। ये सब फैक्ट्स हैं। 1680 में उनकी मृत्यु हो गई, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। इसके बाद क्या हुआ? औरंगजेब ने चैन की सांस ली, क्योंकि औरंगजेब तो 1707 में मरा, ये आपको पता ही होगा। अब असली कहानी आती है। अब यहां से शुरू होता है शिवाजी के बाद। अब हम यहां से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते शिवाजी के हर उसको देखेंगे कि उनका कैसे लीनेज चला, उनके बाद उनका खानदान कैसे चला, उसके बाद फिर कैसे मराठा साम्राज्य चला शिवाजी के बाद। ठीक, तो यहां पर देखते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम यहां पढ़ाएंगे। समझ रहे हैं? शुरू से पढ़ाएंगे, अंतिम तक पढ़ाएंगे, तालिका से पढ़ाएंगे, ताकि आप समझ पाए हर एक चीज को। ठीक, तो अब देखिए, इनकी 5 पत्नियां थी, जिनमें 2 पत्नियों का जो मतलब 2 पत्नियों से जो खानदान चला, उसी की आगे की कहानी चलती है। कि पहली पत्नी थी साईबाई और दूसरी पत्नी थी सोयराबाई। ठीक, अब देखिए, इनका जो बेटा था उनका नाम था संभाजी, और इनके बेटे का नाम था राजा राम। एकदम ये तालिका बना लीजिए, समझ रहे हैं? इस तालिका को बना लीजिए, आपको दिमाग के घोड़े दौड़ाने की जरूरत ही नहीं है। जब आप किताब पढ़ते हैं, संभाजी, राजा जी, फला जी, राघव राव, कंफ्यूज करते हैं। बहुत सारे लोगों के स्टूडेंट्स के हमारे पास मैसेज आता है कि सर मराठा का जो पूरा जो वंशावली है ना, बहुत कंफ्यूजिंग है। कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, मैं आपके सामने पूरा क्लियर कर दूंगा। आगे भी तालिकाओं के साथ क्लियर करूंगा। पेशवा का भी, ये शिवाजी का है। तो पहले संभाजी, फिर राजा राम। अब पहले संभाजी राजा बनते हैं, ठीक, लेकिन ये युद्ध में शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं। तो इनके बाद बनाया जाता है राजा किसको? राजा राम को। ठीक, और इनका जो बेटा होता है, संभाजी का बेटा जो होता है, वो साहू जी होते हैं, और राजा राम के जो बेटा होता है वो शिवाजी 2 होते हैं। तो अभी तो इनको राजा बनाया गया। कुछ लोग कहते हैं केयर टेकर राजा बनाया गया, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं पूरा राजा बनाया गया। जो भी था, बहुत ज्यादा इतिहास में घुसने की जरूरत नहीं, इतना नाम से पूछेगा, नाम को लिखना है। हमें बस ये जानना है कि पहले इनको राजा बनाया गया, फिर इनको राजा बनाया गया, और उसके बाद इनके बेटे और इनके बेटे के बीच में संघर्ष हुआ। कहानी को थोड़ा सा आप समझ रहे हैं, और थोड़ा सा कनेक्शन बनाइए कहानी का, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थोड़ा सा कनेक्शन बनाइए। कैसे? थोड़ा सा याद कीजिए अपने सबसे फेमस कहानी को याद कीजिए, महाभारत। आखिर मराठाओं का भी तो महाभारत ही चलेगा आगे चल के, शिवाजी के बाद। महाभारत में याद कीजिए कि 2 भाई हैं। कौन कौन? धृतराष्ट्र, ठीक, और दूसरा पांडु। अब धृतराष्ट्र चूंकि अंधे हैं, तो पांडु को राजा बनाया जाएगा। लेकिन बीच में ही पांडु की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो फिर से राजा किसको बनाया जाता है? धृतराष्ट्र को। समझ रहे हैं? अब एक ही सिंहासन पर, यह हस्तिनापुर है, अब एक ही सिंहासन पर 2-2 लोग राजा बन गए, तो झगड़ा तो होगा ही उनके आने वाले वंशजों में। तो इनका जो वंशज है वो है दुर्योधन। समझ रहे हैं? इतिहास ऐसे ही सीखा जाता है। और इनका जो वंशज है वो है युधिष्ठिर, जो कि आपको पता है। तो इन्हीं दोनों के बीच में हो जाता है वर्सेस, यही युद्ध हो जाता है महाभारत। वही कहानी थोड़ा सा उधर भी आप समझ सकते हैं। एक ही सिंहासन पर 2 राजा बना दोगे अलग अलग समय में, तो उनके आने वाले वंशज या तो उनको बांट के अलग अलग जगह दे दो, नहीं तो झगड़ा तो होगा ही।
समझ रहे हो? अलग दे भी दोगे तब भी झगड़ा होगा। पूरा महाभारत आप पढ़े होंगे, हस्तिनापुर दे दिया गया उनको, इधर अलग राज्य बना के दे दिया गया इनको, फिर भी झगड़ा हुआ। एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। अब बाद में क्या होता है, बाद में दुर्योधन के तरफ से खेल खेलता है कौन? शकुनी। शकुनी मतलब अंग्रेज। यही तो मजा है इतिहास से। हमारे यहां इतिहास को कहानियों में इसीलिए तो पिरोया गया, कहानियों से समझो, सतर्क हो जाओ, और नहीं होगे तो कहानी फिर दोहरा दी जाएगी। जो इतिहास से नहीं सीखता, इतिहास उसके साथ बार बार दोहराता रहता है। यही हो रहा है। आपको बहुत हद तक महाभारत का एक विजुलाइजेशन दिखेगा इस स्टोरी में, है कि नहीं? ये देखिए, पहले ये बनते हैं संभाजी, फिर संभाजी की मृत्यु हो जाती है तो उसी गद्दी पे राजा राम को बिठा दिया जाता है बिना क्लियरिटी के। फिर राजा राम के बाद उनके वंशज और इनके वंशज दोनों आपस में झगड़ जाते हैं, सत्ता का संघर्ष चलता है, खेड़ा का युद्ध होता है, और साहू यानी ये विजयी होते हैं। अब इनके आगे की कहानी चलेगी। अब चूंकि ये लोग आपस में लड़ गए, है कि नहीं, ये लोग आपस में लड़ गए, शिवाजी के वंशज, तो मजबूत कौन हो जाएगा? जब राजा राजा की लड़ाई होती है तो मजबूत होता है मंत्री परिषद। कहीं पे भी मंत्री परिषद मजबूत हो गया। पेशवा उस समय के प्रधानमंत्री जो थे, ये डिफेक्टो हो गए। ये हो गए डिफेक्टो, मतलब राजा के पद पर तो वही थे, साहू ही, लेकिन पूरा वास्तविक राजा ये लोग हो गए, सब कुछ ये लोग संभालने लगे, है कि नहीं? वास्तविक राजा पेशवा हो गए, प्रधानमंत्री वास्तविक राजा हो गए, और उसके बाद इनका चलने लग गया। उसके बाद हम इन्हीं को पढ़ेंगे क्योंकि इफेक्ट में यही रहे। तो पहले जो थे वो ये थे, पहला पेशवा जो थे, सबसे प्रथम मजबूत पेशवा, वो बालाजी विश्वनाथ थे। फिर उनके बेटे बाजीराव प्रथम, फिर उनके बेटे बाजीराव, फिर उनके बेटे माधवराव। उसके बाद ये बने, लेकिन ये बेटे नहीं है, बहुत समझ रहे हैं? इनके भाई हैं। थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिए, ये ग्राफ आप बना लीजिए, आगे इन्हीं की कहानी चलती रहेगी, समझ रहे हैं? इन्हीं की, तो फिर आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये कहां से आगे, ये कहां से आगे। ये नाम आप याद रखिएगा, फिर इन्हीं की कहानी हम पढ़ेंगे। तो इनके भाई थे नारायण राव। नारायण राव यहां पे, ये इनके भाई हैं, ठीक, ये इनके भाई हैं। तो इनके भाई हैं नारायण राव, और इसको एडिट कर लीजिए। एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारी जो फेमस किताबें हैं ना, उसमें भी लिख दिया है कि माधवराव के बेटे हैं नारायण राव। अब जाके देखिएगा, आप पता नहीं कौन सी किताब पढ़ते हैं, मैं किसी किताब का नाम इस स्टेज पे लूंगा नहीं, लेकिन आप जाके किताबों में देखिएगा ये गलतियां किया है। तो ये है इनके भाई और ये है इनके बेटे सवाई माधवराव, समझ रहे हैं? इनका एक दूसरा भी नाम है माधवराव, क्या, माधवराव दो। इनका एक दूसरा भी नाम है माधवराव दो। ये सारा लिख लीजिए, इनके बाद ये, इनके बाद ये, इनके बाद ये, समझ रहे हैं? आपके लिए आसान हो जाएगा। आपके लिए आसान हो जाएगा, ये सारा लिख लीजिए, पूरी तालिका बना लीजिए आप अपने कॉपी पे। और फिर आगे जब कहानी आएगी, हम कहानी देखेंगे, तो आप यहां से कनेक्शन बनाइएगा। ये बालाजी बाजीराव है, इनके एक भाई थे रघुनाथ राव,
जो हम देखें कि आगे ये विद्रोह करते हैं और अंग्रेजों से मिलते हैं, समझ रहे हैं। तो इनके एक भाई हैं रघुनाथ राव, अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा इन चीजों को। आंग्ल मराठा युद्ध जिसको आप कहते हैं, मराठाओं अंग्रेजों के युद्ध का मेन कारण यही थे। तो ये पेशवा बनना चाहते थे, आगे हम देखेंगे कहानी में। तो इनके बेटे, अभी सिर्फ हम वंशावली देख रहे हैं। इनके बेटे थे बाजीराव दो, जिनको हम आंग्ल मराठा युद्ध सेकेंड में पढ़ेंगे, ठीक। और उनके बेटे हैं नाना साहब, जिनको हम 1857 की क्रांति में पढ़ेंगे। ये है पूरी वंशावली पेशवाओं की, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बालाजी विश्वनाथ मुगलों से संधि किया, राज्य का विस्तार किया, ये पहले वाले हैं, ठीक। जो जितने भी पेशवा हैं उनके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं हम थोड़ा थोड़ा लिख दिए हैं। फिर बाजीराव प्रथम गोरिल्ला युद्ध के महारथी थे, ठीक। यही सबसे मजबूत जो बनाया, जिसको कहते हैं कि अटक से, इनके साम्राज्य को कहते थे अटक से कटक तक, कटक उड़ीसा और अटक पाकिस्तान। तो अटक से कटक तक साम्राज्य को फैलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई जिन्होंने, वो ये थे। बहुत भयंकर लड़ाके, महान लड़ाके। और इनके एक सेनापति थे, उनका भी नाम याद रखिएगा। इनके एक सेनापति थे जिनका नाम था दा बो ली, खतरनाक सेनापति दाबोली। और इन्होंने मिलकर मराठाओं को बहुत विस्तार दिया, पाकिस्तान से लेकर उड़ीसा तक फैल गए, वहां से वहां तक, समझ रहे हैं। हम आपको दिखा देते हैं, आपको अगर देखना है मराठाओं का, आप हमको 2 मिनट समय दीजिए, हम आपको दिखा देते हैं कि मराठा कहां से कहां तक थे, समझ रहे हैं। बस आप हमको 2 मिनट का समय दीजिए। ये देखिए, ये है मराठा, ये है मराठा साम्राज्य। आप देख सकते हैं, यहां देखिए सिंध है यहां पे, समझ रहे हैं। और यहां देखिए कालीकट के आसपास, और इधर देखिए महानदी के इस क्षेत्र तक, और ऊपर ब्यास नदी के आसपास, ये पूरा का पूरा मराठाओं का क्षेत्र है, समझ रहे हैं। अगर आप इस मैप से इसको समझ सकते हैं, तब तो आपको लगेगा कि उस समय मराठा कितने विस्तृत भागों में फैल चुके थे, समझ रहे हैं आप। ये देखिए इस तरफ लगभग पूरा, मतलब गंगा का जो क्षेत्र है, यहां से होते हुए हम बिहार के इतिहास में देखे हैं कि एक बार मराठा बिहार में हारे हैं, ठीक। जब हम बीपीएससी का बिहार वाला सेक्टर पढ़ेंगे। और ये देखिए, ये है पूरा मराठा। आप ये समझ सकते हैं कि उस समय मैं क्यों इस पे फोकस कर रहा हूं, मराठाओं पर। और उसके बाद आते हैं कौन, ये बालाजी बाजीराव। रणवीर सिंह की मूवी आपने देखी होगी, देखिए ना, रिश्ता बीच में आ गया रे, पर निशाना नहीं चूकता। वो जो रोल किया है वो इन्हीं का किया है, बालाजी बाजीराव का, समझ रहे हैं। ये भी अद्भुत लड़ाके। और पूरी मूवी में आपको समझ में आ रहा है, जो बाजीराव मस्तानी मूवी आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा। फिर यही 1760, ये जो इन्हीं का समय था जब 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और उसमें क्योंकि ये बीमार थे, फिल्म में भी दिखाया गया था, तो उनके जगह पे शिव राव भाऊ लड़े थे। और अहमद शाह अब्दाली, इस युद्ध में मराठाओं की बहुत बुरी तरह हार हुई, इतनी बुरी तरह हार हुई कि इसके बाद मराठाओं का उभर पाना, यहीं से मराठाओं का डाउनफॉल शुरू हो गया, समझ रहे हैं।
ये कुछ तालिका है, इसमें मैंने थोड़ा सा वर्णन किया है, वो आप लिख लीजिएगा कि किस तरह से वो लोग आगे बढ़े। ये फैक्ट है। तो ये थे। अब हम चलते हैं कि पानीपत के बाद, इसी लड़ाई के बाद आगे मराठाओं का कैसे वो होता है, समझ रहे हैं। अब असली कहानी शुरू होगी कि पानीपत की तीसरी लड़ाई अंग्रेजी कंपनी का रास्ता साफ कर दिया, और इस लड़ाई ने अफगानों को इस लड़ाई से ना अफगानों को लाभ मिला और ना ही किसी भारतीय रियासत को। हाँ, ये हुआ कि अंग्रेजों का रास्ता साफ हो गया। और उस लड़ाई के बाद आते हैं माधवराव। तालिका आप अपने कॉपी पे बना कर रखिए और वहां से देखिए। उसके बाद आते हैं माधवराव। ये प्रतिभाशाली थे, इन्होंने निजाम को हराया, राजपूतों को हराया, जाटों को भी हराया। बहुत मतलब फिर से मराठों को उभारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसा कि ये आखिरी समय था, तो जैसे दिया भभकता है, बस वही कोई कहानी थी। अब देखिए, जो मैंने आपको कहा कि माधवराव के छोटे भाई हैं नारायण राव, समझ रहे हैं। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। ये जो रघुनाथ राव है, आप तालिका में जाकर देखिए, ये बालाजी बाजीराव के भाई हैं। बालाजी बाजीराव के भाई हैं, जैसा कि मैंने बताया। और इनके मन में पेशवा बनने की इच्छा आई, समझ रहे हैं। लेकिन एक नाम आप याद रखिएगा, नाना फडणवीस, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। ये आपको कृषक आंदोलन में भी ये नाम आपको दिखेगा, नाना फडणवीस। तो नाना फडणवीस ने उनके इस चाल को कामयाब होने नहीं दिया, समझ रहे हैं। नाना फडणवीस ने उनके इस चाल को कामयाब होने नहीं दिया। ठीक। और उसके बाद चलिए हम इसको देख लेते हैं अपने से। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्रिएट करने से बढ़िया है हम अपने से देखते हैं कि चीज़ें क्या क्या घटित हुई। ये हम देख रहे हैं आंग्ल मराठा युद्ध का पहला वो। ठीक। एक तरफ है रघुनाथ राव, जो क्या बनना चाहते हैं, पेशवा बनने की इच्छा है। ठीक। आपने देखा तालिका में कि रघुनाथ राव पेशवा बनना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कौन है, फडणवीस। ये क्या करते हैं, ये कर देते हैं रिवोल्ट, और बना देते हैं किनको, किनको बना दिए, ये बना देते हैं नारायण राव के बेटे। याद कीजिए, तालिका अगर आपके हाथ में है तो आप समझ जाइएगा, नारायण राव के बेटे माधव राव द्वितीय को बना देते हैं क्या, पेशवा। माधव राव द्वितीय को पेशवा बना देते हैं, और यहीं से वो जो है रूठ के अंग्रेजों के खेमे में चले जाते हैं, और अंग्रेजों के साथ कर लेते हैं सब्सिडरी अलायंस, जो कहते हैं सहायक संधि। ये किसने पहली बार कौन लेके आया था, सहायक संधि का कॉन्सेप्ट पहली बार लेके आया था डुप्ले, जिसकी कहानी हमने आपको पिछली कक्षाओं में सुनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। पहली बार लेके आया था डुप्ले, लेकिन चूंकि डुप्ले बहुत ज्यादा दिन रहा नहीं, बहुत इफेक्टिव हुआ नहीं, तो अंग्रेजों की तरफ पहली बार लेके कौन आया, वेलेस्ली। वेलेस्ली, समझ रहे हैं। वेलेस्ली वो व्यक्ति है, इस नाम को आप याद रखिएगा। वेलेस्ली वो व्यक्ति है जो
सहायक संधि लेकर आता है। अब सहायक संधि क्या है? सहायक संधि मैं आपको जब अंग्रेजों का पूरा एक्ट पढ़ाऊंगा, कानून पढ़ाऊंगा, उसमें डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी हम सहायक संधि को थोड़ा सा देख लेते हैं कि सहायक संधि थी क्या। सहायक संधि मोटा मोटी यूं समझिए कि अंग्रेज कहते थे कि तुम, ये एक संधि पत्र था कि तुम इस पत्र पे साइन करो। शर्तें क्या थी कि तुम्हारे राज दरबार में हमारा एक प्रतिनिधि रहेगा, हम तुमको कुछ सैनिक प्रोवाइड करेंगे, तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, और अगर तुम पर कोई अटैक होता है तो वो हम पर माना जाएगा, और हम पर कोई अटैक होता है तो तुम हमको सैनिक दोगे। अब ये जो सैनिक रखेंगे उनके घर में, उनके राज्य में, उसका खर्चा वो चलाएंगे। कौन? जिनका राज्य है, जो रजवाड़े हैं। ये जो अपने दरबार, ये जो अपना आदमी एक उनके दरबार में रखेंगे, वो तो पूरा इंफॉर्मेशन देगा ना। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि आप अंग्रेजों के अनुमति के बिना किसी के साथ ना अलायंस कर सकते हैं, ना फॉरेन पॉलिसी रख सकते हैं। यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये सोवरेनिटी खत्म करने की बात कर रहा है सहायक संधि। सहायक संधि जो है, ये आप किसी भी मतलब राजवाड़े की तम प्रभुता के साथ खिलवाड़ है, जो कि आजकल के विवादों में आप देख रहे होंगे कि कई कोचिंग छोड़ के कई टीचर निकल जाते हैं। सहायक संधि, आप हमारे साथ हैं तो हमारे साथ। बच्चा जैसे करते थे ना हम लोग बचपन में, जब दो हम मतलब हम और आप लड़ गए किसी कारणवश, तो आप नहीं करते थे बचपन में कि उस अगर कोई दूसरा बच्चा आया तो उससे बोलोगे कि हमसे बोलोगे? समझ रहे हैं? वही बात है। अगर उससे बोलोगे तो हमसे नहीं बोलोगे, हमसे बोलोगे तो उससे नहीं बोलोगे। और किसी भी राज्य का होने का क्या मतलब है अगर उसके पास संप्रभुता ही नहीं हो? तो ये भाई साहब अपनी संप्रभुता खोने चले गए। बात समझ रहे हैं? ये भाई साहब अपनी संप्रभुता खोने चले गए। कहा? अंग्रेजों के पास। और इन्होंने एक संधि कर ली। इन्होंने क्या कर ली? एक संधि कर ली, और उस संधि का नाम है सूरत की संधि। किसके साथ की? अंग्रेजों के साथ। समझ रहे हैं? इस कहानी को बहुत अच्छे से समझ लेना है। इन्होंने, ये चले गए अंग्रेज के पास और क्या कर लिए? सूरत की संधि। इतिहास से नहीं सीखते हैं लोग, दिक्कत यही होता है। और इतिहास बहुत पुराना इतिहास नहीं, आसपास की घटनाओं पे भी नजर नहीं रखते हैं। करंट अफेयर में कमजोर है ये आदमी। ये आदमी करंट अफेयर में कमजोर है, क्योंकि अगर ये करंट अफेयर पढ़ रहा होता तो ये उसी समय सूरत की संधि इन्होंने जो की है, समझ रहे हैं? सूरत की संधि जो इन्होंने की है 1775 में, 1775 में जो इन्होंने सूरत की संधि की है, अगर इन्हें करंट अफेयर पता होता तो ये देख रहे होते कि अंग्रेजों की पूरी चाल समझ रहे होते, है कि नहीं? अगर इन्हें उस समय की घटनाओं का कुछ भी आभास होता तो ये देखते कि 1757 से 1764 के बीच में अंग्रेजों ने बंगाल में क्या क्या किया। बगल में बंगाल में अंग्रेजों ने किस तरह का खेल खेल दिया। समझ रहे हैं? अगर ये देख रहे होते तो ये देख रहे होते कि 1750 के आसपास चंदा साहब यानी कर्नाटक में अंग्रेजों ने क्या क्या किया। करंट अफेयर पढ़ने का मतलब ही क्या है अगर आपको यह पता ही नहीं चल रहा हो कि पाकिस्तान की चाल क्या है, चीन की चाल क्या है, इजराइल अगला स्टेप क्या उठा रहा है, या अभी तुरंत इजराइल ने हमास पे युद्ध किया, आपको पता ही नहीं है, फिर आपका प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं है।
इसलिए तो जो प्रिपरेशन करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जो करते हैं, कुछ हो ना हो, वो इस तरह की मूर्खता नहीं करते हैं। उन्हें पता होता है कि आसपास क्या चल रहा है। इन्हें पता ही नहीं है भाई साहब को कि उनके पास ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अभी तुरंत हैदराबाद, आपने पढ़ा, हमारे पिछले प्लेलिस्ट वाले लेक्चर में जाकर देखिए, सारी कहानियां हो चुकी है, समझ रहे हैं। तो अभी तुरंत हैदराबाद, मुजफ्फर जंग, अंग्रेजों ने वहां क्या क्या किया, इनको कुछ अंदाजा ही नहीं है। ये जाकर सूरत की संधि करते हैं, समझ रहे हैं। और वही हम पिछले इसमें देखे हैं कि ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है, समझ रहे हैं, जिसमें फडणवीस के समर्थन में ये हैं और अंग्रेजों के समर्थन में कौन है, रघुनाथ राव है। और 1775 से लेकर 1782 तक ये युद्ध चलता है कि नहीं, जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता है और सलवई की संधि हो जाती है। समझ रहे हैं। इसको थोड़ा सा और डिटेल से समझिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, यही तो बेस है आंग्ल मराठा युद्ध का। तो रघुनाथ राव चले जाते हैं अंग्रेजों की तरफ, तो सेना भिड़ती है, एक तरफ अंग्रेज की, एक तरफ अंग्रेज की, किसके कारण, रघुनाथ राव के कारण, और दूसरी तरफ फडणवीस की। दोनों सेनाएं आपस में भिड़ती है और ये पहला युद्ध है। ये पहला युद्ध है किसके किसके बीच, मराठों और वर्सेस इंग्लिश। मराठों और अंग्रेजों के बीच में पहली बार यहां पे सेना भिड़ रही है। जगह का नाम क्या है, जगह का नाम है पुणे, याद रखिएगा। और इसमें ये फडणवीस साहब अंग्रेजों को पटक पटक के धोते हैं, बहुत बुरी तरह से हराते हैं, मारते हैं पटक पटक के। अगर आप हल्क की मूवी देखे होंगे, अगर आप एमसीक्यू मतलब मार्वल सिने वर्ल्ड को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप उसमें देखे होंगे कि हल्क किस तरह से लोकी को धोता है, ऐसे पैर से पकड़ता है, पटाक पटाक पटाक। आप शॉर्ट्स में, अगर फिल्म नहीं देखे तो शॉर्ट्स में तो जरूर वो देखे होंगे कहीं ना कहीं। बस वही हाल किया फडणवीस ने अंग्रेजों का। अंग्रेजों को पहले युद्ध में इतना धोया कि अंग्रेजों के होश ठिकाने आ गए, अंग्रेजों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। वो भी कब, ये घटना कब घट रही है, 1779 को। इससे पहले अंग्रेज बहुत सारे युद्ध जीत चुके हैं, आपने देखा हमारी पिछली कक्षाओं में, प्लासी व्लासी सब जीत चुके हैं, बक्सर बक्सर सब जीत चुके हैं। उसके बाद भी यहाँ पे धोया जा रहा है इनको। इसलिए फडणवीस का नाम एक हीरो के रूप में लिया जाता है, समझ रहे हैं। और इसके बाद होती है इसी ईयर में बड़गांव की संधि। अंग्रेज जहां भी धोवाएंगे संधि करेंगे, बड़गांव की संधि। लेकिन बहुत ज्यादा देर टिकता नहीं है, 70-80 में फिर एक बार युद्ध होता है, समझ रहे हैं। और 70-80 का जो युद्ध है उसके बाद होता है बहुत फेमस सलवई की संधि, जो कि हमने पिछला इसमें देखा। ये जो सलवई की संधि लिखी हुई है ना, वो यहीं से आकर हुई। ये पूरा प्रथम मराठा युद्ध है, आंग्ल मराठा युद्ध पहला। ठीक, अब सलवई की संधि हो गई 70-80 के आसपास। उसके बाद अंग्रेजों को मिल गया मौका। हमेशा अंग्रेज यही करते हैं, यही अंग्रेजों की खासियत है। वो जहां भी कमजोर पड़ते हैं संधि करते हैं, समय लेते हैं। हमने पलासी वार में भी देखा था, अलीनगर की संधि, वहां पे तो कम समय लेना पड़ा। वहां तो फरवरी में संधि हुई, जून में अटैक करके पलासी जीत लिए। वो अलग मैटर था, क्योंकि वहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा उनके हर आदमी को अपनी तरफ मिला लिया था, तो सिराजुद्दौला बहुत ज्यादा छटपटा नहीं सके। यहाँ पे उनको पता चल गया कि बहुत बुरी तरह से मारेंगे ये लोग, ये मराठा हैं। भले ही 1761 में कमजोर पड़े हैं,
लेकिन शेर बीमार पड़ जाए तो इसका मतलब ये थोड़े है कि चूहा उसका शिकार कर देगा। तो चूहे को क्या करना पड़ेगा, और इंतजार करना पड़ेगा, इतना इंतजार कि शेर मरणोपरांत हो जाए, तब उसको कुतर सकते हैं। जब अगर शेर की एक पूंछ भी उठ रही है तब भी चूहे को उससे लड़ने की हिम्मत नहीं, दम नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो ये पूरी कहानी, पहले आप सूरत की संधि देख लिए जो उन्होंने किया, रघुनाथ राव ने। उसके बाद फिर झगड़ा हुआ, फिर बड़गांव की संधि हुई, फिर झगड़ा हुआ, और उसके बाद सलबई की संधि हुई। और सलबई की संधि के बाद क्या हुआ, इस मतलब वहां पे तो कोई ना कोई जीता ना कोई हारा, स्टेटस को बना दिया गया, जैसे जस तस कह सकते हैं इसको। ये स्थिति जस तस रहेगी, जिसको हमेशा आजकल न्यूज में आता है सीज फायर। पाकिस्तान के साथ देखिए, पाकिस्तान को जब ज्यादा केहूच देता है तो पाकिस्तान सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर, वही हो रहा है। तो जब सीज फायर हो गया तो कुछ हुआ नया हुआ, अंग्रेज इस तरह से अंग्रेज ही जीते। क्यों? कूटनीतिक तरीके से जीते, युद्ध तो नहीं जीते, कूटनीतिक तरीके से जीते। क्योंकि मराठा शक्ति के सामने उन्हें 20-25 साल तक एक वो मिला, ड्यूरेशन मिला दोबारा युद्ध करने के लिए, दोबारा आक्रमण, दोबारा साजिश करने के लिए। और वारेन हेस्टिंग्स की दूरदर्शिता के कारण अंग्रेजों को अपनी शक्ति बढ़ाने का जरूरी समय मिला। यही मैं आपको कहा। अब देखिए कि मराठा जो थे वो बहुत सारे महासंघ में बटे थे। अब हम जाएंगे किस तरफ? वो तो पहला युद्ध हो गया, अब दूसरा युद्ध की तरफ जाएंगे। ठीक, तो मराठा जो थे वो बहुत सारे महासंघ में बटे थे, जो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे, और उसी का फायदा अंग्रेज उठा रहे हैं आगे चल के। अब ये है कुछ फैक्ट, इस तालिका को या तो बना लीजिए या ये फैक्ट याद कर लीजिए कि पूना में थे पेशवा, पूना में थे, पूना में कौन है? पेशवा है। ग्वालियर में सिंधिया है, नागपुर में भोसले हैं, पो से पूना, पो से पेशवा, ये तो याद रहेगा ना। और अभी तो सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं, है कि नहीं? ज्योतिराव सिंधिया कांग्रेस से भाजपा में, करंट अफेयर पढ़िए। ग्वालियर से हैं, याद हो गया। नागपुर से भोसले, है कि नहीं? नागपुर अपन वहां संघ वाला कार्यालय, वहां से भोसले हैं, समझ रहे हैं। बड़ौदा से गायकवाड़ है, ठीक। और इंदौर से होलकर है। ये तो सबसे फेमस है, इंदौर, होलकर। यही तो थे जो अंत तक अंग्रेजों से लड़े। ठीक, आगे चलते हैं। ये चीज याद, ये चीज समझना जरूरी है। उसके बाद ये होता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध आते आते, मैंने आपको पहले देखा कि रघुनाथ राव जाके सब्सिडी अलायंस करता है। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध तक आते आते ये जो आपने देखा, इसमें से बहुत सारे लोग, इसमें से बहुत सारे लोग उसी सब्सिडी अलायंस में चले जाते हैं, समझ रहे हैं। तो यहां पर ये नाम आप याद रखिएगा, यशवंत राव होलकर, यशवंत राव होलकर। और दूसरी तरफ रघुनाथ राव का बेटा है बाजीराव दू। रघुनाथ राव पहले प्रॉब्लम क्रिएट किए थे, उसके बाद उनका बेटा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बाजीराव दू। पहले इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ पूना पर। मैंने कहा ना कि पहले भी आपने पीपीटी में देखा कि ये जो जितने भी मराठा लोग हैं आपस में ही लड़ रहे हैं। अब इसी आपस की लड़ाई के दौरान यशवंत राव होलकर और बाजीराव दो पूना में एक युद्ध लड़ते हैं। पूना उस समय मराठाओं का गढ़ था, पैठ था। तो पूना के लिए युद्ध लड़ते हैं, जिसमें यशवंत राव होलकर जीत जाते हैं। लिख लीजिए आप कि पूना में युद्ध होता है, यशवंत राव होलकर जीत जाते हैं। और यहां पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लिख लीजिए कि एक संधि होती है जिसको कहते हैं बेसिन की संधि। बेसिन की संधि होती है, समझ रहे हैं। और उसके बाद
ये जो बाजीराव है ये भाग के चला जाता है अंग्रेजों के पास, जैसे उसके पिता गए थे। ये रघुनाथ होगा, रघुनाथ नहीं होगा। जैसे उसके पिता गए थे वैसे ये चले जाते हैं कहाँ, अंग्रेजों के पास, और सहायक संधि पे दस्तखत कर देते हैं। तो अब युद्ध होता है यशवंतराव होलकर और वेलेस्ली के बीच। और इसी तरह से बहुत सारे युद्ध होते हैं, युद्ध पर युद्ध युद्ध। एक्चुअली जो आप आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं, ये शुरू से ही, ये एक युद्ध की बात नहीं है, ये सीरीज ऑफ वार्स है, बहुत सारे युद्धों की कहानी है ये। एक ही युद्ध में कई युद्ध हैं। आपने पहले युद्ध में देखा 2 युद्ध हुआ, इसमें भी देखा 2 युद्ध हुआ, तीसरे में तो युद्ध ही युद्ध है। समझ रहे हो? ऐसे कोई आसानी से अंग्रेज मराठाओं को नहीं हराए, मारे, रुके, फिर मारे, फिर रुके। समझ रहे हैं? 25 साल का उस समय समय लिया, 1803 से लेकर 1800 कब तक, 1780 से लेकर 1800 के आसपास तक अपने आप को रोके रखा। देखा ना आपने, यहां पे ये देखिए तलबई की संधि, तलबई की संधि देखा ना आपने, 1780, और इसके बाद जाइए 1803 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अपने आप को रोका, दम भरा, फिर आगे बढ़ा। ये अंग्रेजों की नीति थी। समझ रहे हो? आप कहिए कि ये तो धूर्तता है, ये है, वो है। अंग्रेज अंग्रेज अब ये तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है। इसके बाद भी आप देखिएगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बीच में समय लिया इन्होंने, 1817 में आए। समझ रहे हैं? कितनी सुंदर नीति है। 1805 में खत्म हुआ, 1817 में इन्होंने फिर से पहले अपने आप को मजबूत बनाया। तो अंग्रेज जो है ना, अंग्रेजों की नीति किसकी नीति जानते हैं? लकड़बग्घों की नीति है। लकड़बग्घों की नीति है। जानते हैं कैसे? आप जंगल में देखिएगा, जब शेर शिकार लाता है तो पूरे जंगल में किसी की हिम्मत नहीं है शेर के सामने से शिकार छीन लेने की। सिर्फ एक जानवर जो है वो शिकार छीन पाता है, वो है लकड़बग्घा। जानते हैं क्यों? क्योंकि लकड़बग्घे को पता है कि कितना देर वेट करना है और कब जाकर छीन के भागना है। समझ रहे हैं? वही अंग्रेजों को पता है, लकड़बग्घे हैं ये। तो इनके पास सब कुछ है, चालाकी है, धूर्तता है, कूटनीति है, सब है। आप कहिएगा सर ये तो गलत चीज है। गलत है, ये गलत है रिश्तों में, ये राजनीति में गलत नहीं है। ये तो राजनीति की लाठी है। जो ये नहीं जानता है उसको तो राजनीति में उतरना ही नहीं चाहिए। रिश्तों में ये गलत है। आप अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ धूर्तता मत कीजिए। हो सकता है वो उस समय आपसे हार जाए, लेकिन नियति आपको हरा देगी बाद में, क्योंकि वो आप पे भरोसा कर रहे हैं ना, वो आपके शत्रु नहीं है। और राजनीति में, युद्ध में सब जायज। बात समझ रहे हैं? अब इतने लंबे समय में 1805 से लेकर 1817 तक मराठे एकत्र नहीं हो पाए। मराठे एकत्र नहीं हो पा रहे हैं और अंग्रेज उस समय अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा गवर्नर आ रहा है, लेकिन मोटो वही है कि हरा देना है। ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये तो पूरा युद्धों का सीरीज है जिसमें आखिरकार अंग्रेजों की जीत होती है। जीतना ही है। इसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स आ गया। बात समझ रहे हैं? इसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स आ गया और उसने बाजीराव, यानी बाजीराव 3, ये बाजीराव 3 की बात चल रही है,
उसको एक लंबे धड़ पकड़ के बाद पेंशन भोगी बना दिया। यही पेंशन फिर खत्म करने के कारण आप देखे होंगे 1857 की क्रांति होगी, आगे हम देखेंगे, समझ रहे हैं। उसके बाद पिंडारियों को हराकर इसने शांत किया। इस समय पिंडारियों वाली वो सलमान खान वाली मूवी याद कीजिए। फिर नागपुर में अप्पा साहब, बहुत फेमस नाम है, उनको नागपुर से भगाए। फिर महिदपुर की लड़ाई लड़े जिसमें होलकर को, मैंने होलकर में को एक कठपुतली राजा दिए और सारे किले जीतते जीतते अंत में मराठा साम्राज्य को खत्म कर दिए। ये पूरी कहानी है, पूरी मराठा शिवाजी से लेकर। ये पेंशन भोगी बने, उसके बाद इन्हीं का बेटा, आपने देखा, इन्हीं के बेटे का पेंशन बंद कर दिया गया, नाना साहब का, और 1857 की क्रांति में नाना साहब ने भाग लिया। ये पूरा सीरीज ऑफ वार है। और इस कहानी से हमको बस इतनी शिक्षा मिलती है कि समय का इंतजार करना सीखो। यूं ही जबरदस्ती हर समय अटैक मूड में मत रहो कि उसने हमको पर अटैक कर दिया, हम उस पर अटैक कर देंगे ना। तुरंत अटैक का जवाब, तुरंत अटैक करने की क्या जरूरत है। रुको, देखो, एक पैर पीछे लो जैसे शेर लेता है शिकार के समय, और जब तुम्हें ये लगे कि अब मैं तैयार हूं, खत्म कर दो। हिस्ट्री हमें यही सिखाती है कैसे सरवाइव करना है, कैसे युद्ध जीतना है। और जीवन भी तो एक युद्ध है। जिंदगी के तराजू पर अपना तौल करो, कितने महंगे हीरे हो या स्वयं मोल करो। समझ रहे हो? पहले खुद को परखो, जानो, समय दो, खुद को तपने दो, उसके बाद देखो जीत तुम्हारी ही होगी। आज की कहानी इतनी ही। अगली कहानी पढ़ेंगे एक और नायक की, टीपू सुल्तान की। धन्यवाद।